नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमा गुप्ता। आज ज्ञानतुक कार्यक्रम में अपना लेक्चर दे रही हूँ मैं। अपने लेक्चर का विषय है आज शासन के प्रकार। जैसा कि सभी जानते हैं कि ज्यादातर आज सभी देशों में लोकतंत्र पाया जाता है, लेकिन लोकतंत्र के साथ साथ और कौन से शासन के प्रकार होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, शासन के 6 प्रकार हैं। पहला, संसदात्मक शासन व्यवस्था। दूसरा, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तीसरा, एकात्मक शासन व्यवस्था। चौथा, संघात्मक शासन व्यवस्था। पांचवा, राजतंत्र व्यवस्था। छठा, तानाशाही व्यवस्था। किसी देश में, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे संसदात्मक शासन व्यवस्था है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंदर संसद जो है वो सर्वोच्च होती है। संसद सर्वोच्च का मतलब ये है कि वहां पे जो सभी निर्णय है वो संसद द्वारा लिए जाते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। सुप्रीम इसलिए है क्योंकि डिसीजन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर लिए जाते हैं। पार्लियामेंट में ही बिल पास होता है। कानून तभी बनता है, अध्यादेश कानून का रूप तभी लेता है जब दोनों संसद के दोनों सदनों में से उसे पारित किया जाता है। दूसरा, संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है दोहरी कार्यपालिका। जिस देश में दोहरी कार्यपालिका है वहां पे संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है, जैसे नाम मात्र कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति है, वास्तविक कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री है। नाम मात्र की कार्यपालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारा काम, सारे जितने भी नियम और कानून हैं वो नाम मात्र की कार्यपालिका पर बनते हैं, और लेकिन उसका उपयोग वास्तविक कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका का चयन जनता द्वारा चयनित है। जनता अपने उत्तराधिकारी को खुद चयन करती है। यह भारत में, यूके में और फ्रांस के अंदर है। संसदात्मक शासन व्यवस्था फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम है, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव है। ड्यूअल एग्जीक्यूटिव मींस नॉमिनल और एक्चुअल एग्जीक्यूटिव होती है। नॉमिनल जो है वो प्रेसिडेंट है और एक्चुअल जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। सेकेंड फॉर्म आती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संसदात्मक शासन व्यवस्था में जहां पर दोहरी कार्यपालिका पाई जाती थी, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में एकल कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका पाई जाती है। उस कार्यपालिका का चयन भी जनता द्वारा किया जाता है। यहाँ पे कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र है। जैसे कि नाम है अध्यक्षात्मक व्यवस्था। अध्यक्षात्मक व्यवस्था के कारण यहाँ पे अध्यक्ष जो है वो सर्वोच्च है। संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंदर संसद सर्वोच्च थी, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंदर अध्यक्ष सर्वोच्च होता है। इसका चयन जनता द्वारा किया जाता है, लेकिन जब इसका समय अवधि खत्म होती है तभी ये अपना पद छोड़ सकता है। उससे पहले इसे महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। महाभियोग, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, यह इनको महाभियोग द्वारा ही हटाया जाता है। महाभियोग का मतलब है जब किसी राष्ट्रपति पर कोई आरोप लगता है तो संसद के दोनों सदनों में 3/4 बहुमत उपस्थित सदस्यों का और कुल सदस्यों का, इस बहुमत से जब वो आरोप पारित हो जाता है तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, और महाभियोग लगाने पर राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो है वो अमेरिका में है और फ्रांस के अंदर। तीसरा अपन आते हैं एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था का मतलब होता है शक्तियों का केंद्रीकरण करना। शक्तियां सारी केंद्र के में स्थापित हो जाती हैं, सारी शक्तियां जो है वो केंद्र में एकीकरण हो जाता है। यहाँ पर राज्य का अस्तित्व नहीं होता है, सारी शक्तियां केंद्र के पास में होती हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था में एकल नागरिकता पाई जाती है।
नागरिकों को एकल नागरिकता दी जाती है, राज्य की अलग से नागरिकता उन्हें प्राप्त नहीं होती है, संघ सरकार द्वारा जो इकाई है, संघ इकाई है, उसी की नागरिकता उन्हें प्राप्त होती है। ये एकात्मक शासन व्यवस्था में होता है ऐसा। तीसरा इसका पॉइंट होता है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से स्वतंत्र मानी जाती है, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका है। निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है कि जो न्यायपालिका है वो किसी के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेती है, वह स्वतंत्र होती है, उसे न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का मतलब होता है, अर्थ है जुडिशियल रिव्यू मीन्स कि जब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो है वो कानून बनाती है और वह कानून अगर मानव अधिकारों के विरुद्ध होते हैं, मानव अधिकारों का हनन करते हैं, तो न्यायपालिका इन दोनों को कानूनों को वापस से पुनः अवलोकन करने के लिए बोलती है। अगर वो वास्तविक में मानव के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, तब उन कानूनों में संशोधन करके उन्हें सही कर दिया जाता है या उन्हें रद्द कर दिया जाता है। तो यह शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन की हमारे न्यायपालिका के पास। दूसरी स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है कि जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उन्हें अपने पद से हटा नहीं सकता। तीसरा, जब आर्थिक संकट आता है तब सरकारी कर्मचारियों की वेतन में कटौती की जाती है, लेकिन न्यायाधीश के वेतन में कटौती नहीं होती। इसलिए हमने स्वतंत्र न्यायपालिका का हमारे संविधान में प्रावधान है। स्वतंत्र न्यायपालिका और निष्पक्ष न्यायपालिका, जब तक न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं होगी, स्वतंत्र नहीं होगी, तब उसका निर्णय जो है वो सही प्रकार से नहीं हो सकता। चौथी विशेषता है एकात्मक व्यवस्था की, लचीला संविधान। हमारा संविधान दो तरह का होता है, एक लचीला संविधान और एक कठोर संविधान। लचीला संविधान का मतलब होता है कि जब संविधान में जो संशोधन है उसकी प्रक्रिया बहुत आसान होती है। कठोर संविधान का मतलब होता है कि जब संविधान की प्रक्रिया जो है उसमें अगर संशोधन करना है, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया जो है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो रिजिड होता, वो बहुत कठोर होता। कठोर का मतलब है कि जो उपस्थित संसद के दोनों सदनों के उपस्थित सदस्य और कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत मिलना चाहिए। इसके बाद आता है फोर्थ है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाता है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण का मतलब है सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स कि जब शक्तियों का बंटवारा कर देना। शक्तियों का बंटवारा करने का मतलब है केंद्र और राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का बंटवारा होना। केंद्र अपनी कुछ शक्तियां जो है वो राज्य को दे देता है और राज्य अपनी कुछ शक्तियां जो है वो स्थानीय प्रशासन को सौंप देता है। शक्तियों का बंटवारा इसलिए किया जाता है ताकि जो प्रशासन की प्रक्रिया है वो आसानी से हो सके। हम एक जगह अगर शक्तियों को एकत्रित कर देते हैं तो क्या होता है, शासन करना मुश्किल हो जाता है। हर काम के लिए हर राज्य को हर काम के लिए केंद्र की ओर देखना पड़ता है। तो यह संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा हो जाता है और शक्तियों का जो बंटवारा है वो सूचियों के आधार पर किया जाता है। भारत के अंदर 3 प्रकार की सूची है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। संघ सूची में जितने भी विषय हैं उन पर कानून जो है वो राज्य बनाता है। संघ सूची में जितने भी विषय हैं उन पर कानून राज्य बनाता है। राज्य सूची के अंदर जितने भी विषय हैं उन पर कानून राज्य बनाता है और समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं उन पर कानून केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में सूचियों के आधार पर शक्तियों का पृथक्करण कर दिया जाता है। केंद्र के पास अपनी शक्ति होती है, राज्य के पास अपनी अलग शक्तियां हैं और स्थानीय प्रशासन के पास अपनी अलग शक्तियां हैं। प्रत्यायोजन के माध्यम से यह शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है।
केंद्र अपनी कुछ शक्तियां राज्य को देता है, राज्य अपनी कुछ शक्तियां स्थानीय प्रशासन को देता है। दूसरी संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता होती है दोहरी नागरिकता। जहां पे संघात्मक शासन व्यवस्था है, पूर्णतः संघात्मक शासन व्यवस्था है, वहां पर नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, एक तो संघ इकाई की और दूसरी राज्य की। तो दोहरी नागरिकता जहां होती है वहां संघात्मक शासन व्यवस्था होती है। तीसरा होता है कठोर संविधान। जैसा कि पहले आपको बताया है कि संविधान दो तरह से होते हैं, लचीला संविधान और कठोर संविधान। जहां पे संघात्मक शासन व्यवस्था है वहां पर कठोर और लिखित संविधान होगा। लिखित संविधान जहां पे होता है वहां पर संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही कठिन होती है, इसलिए वहां के संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। कठोर संविधान की वापस आपको मैं समझा रही हूँ कि कठोर संविधान क्यों कहा जाता है, क्योंकि संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कठिन होती है। अगर हमें संविधान में किसी विषय में संशोधन करना है तो संसद के दोनों सदनों के 3/4 बहुमत और उपस्थित सदस्यों का 3/4 बहुमत अगर हमें प्राप्त है तो हम उस संविधान में संशोधन कर देते हैं। यह प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। और जहां पे संघात्मक शासन व्यवस्था है वहां पे लिखित संविधान होगा। अगर कोई बातें लिखित होती हैं तो उनको परिवर्तन करने में, उनमें संशोधन करने में समस्या आती है। इसका प्रोसेसर जो है, उसका प्रोसेस जो है, उसकी प्रक्रिया जो है वो बहुत कठिन हो जाती है। चौथा, इसमें भी निष्पक्ष न्यायपालिका है। निष्पक्ष न्यायपालिका का मतलब मैं आपको पहले भी अभी समझा चुकी हूँ। निष्पक्ष न्यायपालिका का मतलब होता है न्यायपालिका पर किसी भी तरह का दबाव ना होना। इसके बाद जो शासन व्यवस्था आती है वो है राजतंत्र व्यवस्था, राजा का शासन। राजतंत्र व्यवस्था में राजा का शासन पाया जाता है। जहां पे राजा शासन करता है वो व्यवस्था मोनार्की कहलाती है, राजतंत्र व्यवस्था कहलाती है। दूसरा, इसमें उत्तराधिकारी शासन होता है कि राजा का बेटा ही जो है वो शासन करेगा, उत्तराधिकारी बने। ये राजतंत्र व्यवस्था यूके में है, यूएई में है, कतर में है, सऊदी अरब में। फिर आती है तानाशाही व्यवस्था। ये व्यवस्था है जो बल द्वारा शासन किया जाता है। इसके अंदर व्यक्ति स्वयं प्रभु है, मैं प्रभु हूं ऐसा समझकर जो शासन करता है वो शासन व्यवस्था तानाशाही व्यवस्था कहलाती है। बल द्वारा इसमें शासन व्यवस्था होता है, शासन किया जाता है बल द्वारा। ये रोम में है, दक्षिण कोरिया के अंदर। अगर हम एकात्मक शासन व्यवस्था को देखते हैं तो ये यूके में है, भारत में है और फ्रांस में है। संघात्मक शासन व्यवस्था को देखते हैं तो ये भारत में है और अमेरिका में है। तो प्रश्न ये उठता है कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था है और एकात्मक शासन व्यवस्था है, भारत में दोनों को अपनाया गया है। एकात्मक शासन व्यवस्था भी है और संघात्मक शासन व्यवस्था भी है, जबकि ये दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। तो ऐसा क्यों है? प्रश्न ये है। प्रश्न ये ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के संविधान में कुछ हमने एकात्मक शासन व्यवस्था के गुण लिए हैं संविधान की विशेषताओं में, और कुछ हमने संघात्मक शासन व्यवस्था के गुण लिए। भारत की शासन व्यवस्था में दोनों प्रकार पाया जाता है, एकात्मक शासन व्यवस्था भी पाई जाती है और संघात्मक शासन व्यवस्था भी पाई जाती है। एकात्मक शासन व्यवस्था इसलिए पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे एकल नागरिकता है। भारत के जो नागरिक हैं उन्हें एकल नागरिकता प्राप्त है, उनके पास दोहरी नागरिकता नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे भी स्वतंत्र न्यायपालिका है। और तीसरी बात यह है कि यहाँ का संविधान जो है लचीला संविधान, और इसीलिए यहाँ पे जो शक्तियां जो है उनका केंद्रीकरण भी होता है। जब संकट काल की स्थिति आती है तब सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती हैं। राज्य की सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं। राज्य सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास चला जाता है। इस कारण यहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था भी पाई जाती है। यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शक्तियों का केंद्रीकरण है। केंद्र के पास अपनी शक्तियां हैं, राज्य के पास अपनी शक्तियां हैं,
और स्थानीय स्वशासन के पास अपनी शक्तियां हैं, यानी यहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। संघ सूची के माध्यम से संघ इकाई को अपने विषय दिए गए हैं जिन पर वो कानून बनाएंगे। राज्य सूची के माध्यम से राज्य इकाई को कुछ विषय दिए गए हैं जिन पर वो कानून बनाते हैं, और स्थानीय प्रशासन को समवर्ती सूची के आधार पर स्थानीय प्रशासन को भी कुछ विषय दिए गए हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों स्थानीय प्रशासन को सौंपती। तो इस तरह से यहाँ पे शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। तो यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था भी। दूसरा, यहाँ पे कठोर संविधान भी है। भारत का जो संविधान है वो लचीले के साथ साथ कठोरता लिए हुए भी है। कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर लचीली प्रक्रिया अपनाई जाती है और कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर कठोर प्रक्रिया अपनाई जाती है। लचीली प्रक्रिया के अंदर जैसे राज्य का नामकरण करना या राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, ऐसे जो विषय होते हैं, ऐसे जो विषय हैं, उन पर संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही आसान होती है। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, संघ और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन, राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व आदि संशोधन की जो ये प्रणालियां हैं, ये कठोर प्रणालियां। इनमें जो संशोधन होता है, इन विषयों पर जो संशोधन होता है वो कठोरता लिए हुए होता है। इसलिए कहा जाता है कि भारत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था के गुण भी पाए जाते हैं और एकात्मक शासन व्यवस्था के गुण भी पाए जाते हैं। भारत की आत्मा संघात्मक है लेकिन शरीर जो है वो एकात्मक। दोनों के गुण इसमें विद्यमान है, इसलिए यहाँ पर एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। यहाँ का संविधान लचीला भी है, यहाँ का संविधान कठोर भी है। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब वहां की शासन व्यवस्था के अनुरूप जो स्थिति हमें सही लगी उसको हमने अपनाई। फिर निष्पक्ष न्यायपालिका, तो भारत में भी न्यायिक पुनरावलोकन की पद्धति को अपनाया गया। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर न्यायपालिका जो है वो अपना नियंत्रण रखती है ताकि कार्यपालिका निष्पक्ष ना हो या कार्यपालिका जो है वो बिल्कुल ही निरंकुश ना हो और व्यवस्थापिका भी निरंकुश ना हो। तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जिन कानूनों का निर्माण करते हैं, जिन कानूनों को लागू करते हैं, तो न्यायपालिका उनका अवलोकन करती है। अगर वो मौलिक अधिकारों के विपरीत होता है तो न्यायपालिका उन्हें पुनः अवलोकन के लिए कहती है। इस प्रक्रिया को हम न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया कहते हैं। इसके बाद प्रश्न एक और उठता है, फ्रांस के अंदर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी है और संस्थात्मक शासन व्यवस्था भी है। तो संस्थात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था दोनों ही एक दूसरे के विपरीत। जहां पे संस्थात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में एक कार्यपालिका है। तो ऐसा है कि फ्रांस के अंदर है तो दोहरी कार्यपालिका नाम मात्र की और वास्तविक, लेकिन यहाँ पे नाम मात्र की कार्यपालिका में प्रधानमंत्री है और वास्तविक कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति। तो जब राष्ट्रपति वास्तविक है, अध्यक्ष जो है वो वास्तविक है, वो सर्वोच्च है, तो अपने आप ही वहां पे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था आ जाएगी। लेकिन दोहरी कार्यपालिका है इसलिए वहां पे संस्थात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। अब शासन के प्रकार जब हमने देखे, संस्थात्मक शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, राजतंत्र व्यवस्था और तानाशाही व्यवस्था। तो प्रश्न ये आता है कि तानाशाही में और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अंतर क्या है? क्योंकि तानाशाही भी एक व्यक्ति द्वारा शासन है, अध्यक्षात्मक भी एक व्यक्ति द्वारा शासन। जब तानाशाही में एक व्यक्ति का ही शासन है तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था से ये किस प्रकार से भिन्न है?
तो तानाशाही व्यवस्था में बलपूर्वक शासन है, वहां का शासन अपने आप को संप्रभु समझता है। संप्रभु मतलब मैं ही प्रभु हूं, मेरे अंदर ही प्रभु का निवास है, ईश्वर का निवास है, इसलिए जो कुछ हूं वो मैं हूं। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है। जनता अपने प्रतिनिधि को मतदान के अधिकार के तहत स्वयं चुनती है। इसीलिए वहां पे राष्ट्रपति जो है वो जनता द्वारा चुना जाता है। अध्यक्षात्मक में और तानाशाही में अंतर ये, ब्रिटेन के अंदर संसदात्मक शासन व्यवस्था भी है, राजतंत्र भी है और एकात्मक शासन व्यवस्था भी। यूके के अंदर संसदात्मक शासन व्यवस्था है क्योंकि वहां पर दोहरी कार्यपालिका है, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। संसद वहां भी सर्वोच्च है, लेकिन वहां पे साथ साथ राजतंत्र भी पाया जाता है। राजतंत्र इसलिए है क्योंकि वहां पर नाम मात्र के रूप में वहां पे ताज है, ताज है, वहां पे महारानी है, महारानी का शासन है वहां पे, और वो उत्तराधिकारी शासन है। इसीलिए राजतंत्र वहां, राजतंत्रीय व्यवस्था वहां पे पाई जाती है जो कि नाम मात्र की है, लेकिन वास्तविक रूप में वहां पे भी प्रधानमंत्री है। तो दोहरी कार्यपालिका है वहां पे। जब दोहरे कार्यपालिका है वहां पर, तो अपने आप ही वहां पे संसदात्मक शासन व्यवस्था हो जाएगी। और रानी है, राजतंत्र है, तो राजतंत्र व्यवस्था भी साथ में। इस तरह से एक ही देश में साथ साथ में शासन व्यवस्थाएं और भी अपनाई जाती हैं। अमेरिका है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था है। भारत के अंदर संसदात्मक व्यवस्था है, संघात्मक है और एकात्मक शासन व्यवस्था है। ब्रिटेन के अंदर संसदात्मक शासन व्यवस्था है और राजतंत्र व्यवस्था है। फ्रांस के अंदर संसदात्मक शासन व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो लेकिन साथ में सब देशों में लोकतंत्र पाया जाता है। लोकतंत्र शासन का एक सबसे बड़ा प्रकार जो है वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र जनता का शासन, जहां पे जनता का बहुत बड़ा भाग जो है वो खुद शासन करता है। जनता का बहुत बड़ा भाग शासन कैसे करेगा? क्योंकि जनता के पास मत देने का अधिकार है, जनता के पास मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में एक अधिकार मत देने का अधिकार है। मत देने का अधिकार, इसका मतलब है कि जनता को अपना प्रतिनिधि खुद चुनने का अधिकार है। अंतिम शक्ति जो है वो जनता के हाथ में। जनता जो भी निर्णय लेगी वो अंतिम होता है। इस प्रकार से आज हमने क्या देखा? शासन के प्रकार। शासन के प्रकार समझे हमने कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था में संसद सर्वोच्च है, दोहरी कार्यपालिका है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अध्यक्ष सर्वोच्च है, एकल कार्यपालिका है। एकात्मक व्यवस्था में शक्तियों का केंद्रीकरण है, संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। राजतंत्र के अंदर राजा का शासन है, उत्तराधिकारी शासन है। तानाशाही में संप्रभु शासन है, बल द्वारा शासन है। आज जो ये लेक्चर हुआ है, इसके लिए मैं ज्ञानदूत को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे एक इतना अच्छा आपने प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं बच्चों को समझा सकी, अपनी बात रख सकी। धन्यवाद।